जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोग के बीच फिर से हाजिर हुए हैं एक नए अध्याय के साथ, इतिहास के एक नए पन्नों के साथ। हमने इससे पहले पढ़ाया था बाबर को, बाबर के जीवन गाथा को, बाबर के सभी युद्धों को हमने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। आज हम बाबर के ही पुत्र हुमायूं के बारे में एक नए सिलसिलेवार से आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। एक ऐसे शासक जिसने अपने जीवन में हमेशा लड़खड़ाता ही रहा। एक ऐसे शासक जिसके जीवन में, जिसके नाम के आगे तो नाम का अर्थ निकलता था भाग्यशाली, लेकिन वह भाग्य से भाग्यशाली नहीं था। हम आज ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जो गद्दी पर बैठते ही, जिसके गद्दी पर बैठते ही उसके साम्राज्य को कई टुकड़ी में विभाजित कर दिया गया। आज हम ऐसे शासक के बारे में जानेंगे जिसने इतिहास के पन्नों में अपना छाप छोड़ रखा है। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हुमायूं जो कि मुगल वंश का दूसरा शक्तिशाली शासक था, यानी कि बाबर के बाद जो दूसरा शासक आया मुगल वंश में वह था हुमायूं। हालांकि हुमायूं का भारत में दो शासनकाल है, एक 1530 से 1540, दूसरा शासनकाल है 1555 से 1556। इस बीच में हुमायूं का शासनकाल भारत के गद्दियों पर, दिल्ली के गद्दी पर नहीं होता। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि हुमायूं को एक सीमित समय के लिए ही दिल्ली की गद्दी प्राप्त हुई और फिर बीच में गायब हो गया, फिर उसको मिला। ऐसा क्या कारण था? हम दोनों को अलग अलग खंड में करके पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए, आसान शब्दों में समझ में आए। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि दोनों को अलग अलग काल खंड में बांट करके पढ़ाए। पहले तो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे शासन काल का, जो इसका है 1530 से 1540 पढ़ाएंगे, फिर 1555 से 1556 पढ़ाएंगे। इसी बीच में बताएंगे कि कैसे हमारे नए सम्राट, भारत के नए सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। इसी काल खंड के बीच में अकबर का जन्म हुआ था। हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो खैर आगे जानते हैं हम। हुमायूं जिसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। काबुल, ध्यान रखिएगा बाबू, आपको शायद ध्यान भी होगा, हमने पढ़ाया था बाबर के समय कि काबुल एक ऐसा जगह था जिसने बाबर के उस समय में उसका सहायता किया। उस एक स्थान बना जब बाबर भटकता हुआ जीवन जी रहा था। काबुल उसका एक स्टेशन बना, एक रुकने का जगह बना। इसीलिए बाबर को काबुल अत्यधिक पसंद थी और काबुल के बाद ही बाबर भारत और अन्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर पाया था। जब बाबर काबुल में था, उसी समय बाबर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा हुमायूं। बाबर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा हुमायूं। हुमायूं की मां के नाम था महाम बेगम, जो कि बाबर की सबसे प्रिय पत्नी थी, महाम बेगम। और यह हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं जो है बाबू,
इसके नाम का मतलब ये होता है, हुमायूं का नाम का मतलब होता है भाग्यशाली। यानी कि हुमायूं शब्द जो है फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है हुमायूं। हुमायूं के नाम का मतलब ये होता है क्या? भाग्यशाली, भाग्यशाली। लेकिन बाबू आपको जान के आश्चर्य होगा कि हुमायूं जो है नाम का बस भाग्यशाली था। यह इसके जीवन में, हम जब तक यह जीवित रहा, इसके जीवन में संघर्ष ही भरा रहा। यह पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते हुए इनका देहांत भी हो गया, इंतकाल भी इनका लड़खड़ाते हुए हो गया। यह जो था हुमायूं बाबू, यह अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। अफीम यानी कि अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो कि काबुल के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादित होता है। मतलब सूखा प्रदेश में अफीम का सेवन अत्यधिक किया जाता है और हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। यानी कि हमेशा वह अफीम के नशे में धुत रहता था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इन्हीं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा में लिखा हुआ है कि हुमायूं जो था अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। हुमायूं जो है बाबू ज्योतिषी विद्या यानी कि ज्योतिषी विद्या में अत्यधिक विश्वास रखता था। क्या होता है ज्योतिषी विद्या? यानी कि ज्योतिषी विद्या कहने का मतलब ग्रहों के हिसाब से, नाम के हिसाब से, जो दिन के हिसाब से अपने दिनचर्या को बनाना, अपने काम को करना ही कहलाता है ज्योतिषी विद्या। यानी कि जादू टोना पर ज्यादा विश्वास रखना, यही कहलाता है क्या? ज्योतिषी विद्या। जो हुमायूं था वह ज्योतिषी विद्या में अत्यधिक विश्वास रखता था, जिस वजह से यह अपने दरबार में प्रत्येक दिन ग्रह के हिसाब से, दिन के हिसाब से कपड़ा पहन के आता था। जैसे आज सोमवार है तो लाल, कल शनिवार है तो काला, ऐसे करके उसका कपड़ा चलता था और कई सारा काम वह अपने ज्योतिषी विद्या के आधार पर ही करता था। यानी कि उसका ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास था। यह जो बाबू था हुमायूं, हुमायूं जब गद्दी पर बैठा, यानी कि 1530 में बाबर का देहांत हो जाता है। बाबर का देहांत हो जाता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। तब 1530 में ही बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं को आगरा की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। आगरा की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन बाबर मरने से पहले, यानी कि बाबर की देहांत होने से पहले, बाबर ने अपना वसीयत बना दिया था। वसीयत क्या होता है? बहुत बच्चे इस बात को भी नहीं जानता होगा कि वसीयत होता क्या है। तो बाबू वसीयत का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित धन संपत्ति को अपने सभी वंश में, अपने सभी पुत्र यानी कि उसका जो वंश है उसमें बराबर या जिस हिसाब से बंटवारा करना चाहता है, उसी को कहता है वसीयत। यानी कि मरने से पहले अपने इच्छाओं को, अपने विचार को लिख करके जाना, वही क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता है। बात समझ में आया? तो जो बाबर था बाबू, बाबर ने यह पहले ही वसीयत कर दिया था कि मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद जो यह भारत का गद्दी है, जो हमारा संपत्ति है, उसका हुमायूं के सभी भाइयों में बराबर बटेगा। अब बताइए, तो हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई था बाबू कमरान, अक्सरी व हिंदार, और एक चचेरा भाई भी था। इसका भी नाम था उस वसीयत में सुलेमान मिर्जा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाबर कितना भाई था, तो वैसे तो आप देखिए, हुमायूं कितना भाई था, तो हुमायूं बाबू वैसे तो
एक हो गया हुमायूं, एक हो गया हुमायूं, दूसरा हो गया कमरान, अरे यार कमरान, तीसरा हो गया हिंद अक्सरी, चौथा हो गया हिंदाल। यानी कि यह बाबर के 4 पुत्र थे, यानी कि हुमायूं 4 भाई था और एक इसका चचेरा भाई भी था, यानी कि चाचा का बेटा था, उसका नाम था क्या, चाचा का बेटा था, जिसका नाम क्या था, नाम था सुलेमान मिर्जा। और बाबर जब मरा तो इन चारों के अलावा अपने भाई के पुत्र को भी अपने वसीयत में जगह दिया। और जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने अपने पिता के वसीयत के हिसाब से अपने साम्राज्य को सभी भाइयों में बराबर बांट दिया। जैसे कि उसने कमरान को बाबू काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। कमरान को काबुल और कंधार का, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिटा देते हैं, कचरा हो गया ज्यादा। सुलेमान मिर्जा, कमरान को दिया क्या, कमरान को दिया काबुल और क्या, कंधार, यह कमरान को दिया। अक्सरी को दे दिया यह सांभल का क्षेत्र, सांभल जो कि हमारे गुजरात में पड़ता है, सांभल का क्षेत्र। उसके बाद हिंदाल को दे दिया क्या, अलवर का क्षेत्र, अलवर जो कि अभी हमारे राजस्थान में पड़ता है। और सुलेमान मिर्जा को मिला क्या, बद्स खां का क्षेत्र, कथी का क्षेत्र, बद्स खां। ये नाम थोड़ा उटपटा है, अब एक सेकेंड, बद्स खां। और हुमायूं को खुद आगरा का किला मिला, क्या मिला, आगरा मिला। हुमायूं को खुद क्या मिला, आगरा मिला। हुमायूं को खुद आगरा मिला। ये जो बंटवारा था बाबू, जब 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा तब यह बंटवारा किया और अपने सभी भाइयों को बराबर बांट दिया। जानते हैं बाबू, इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं की यह सबसे बड़ी भूल थी कि उसने अपने पिता के वसीयत के हिसाब से अपने साम्राज्य को बराबर भागों में अपने भाइयों में बांट दिया। वही भाई जो कि अपने तो थे, लेकिन विपत्त के समय में इन्होंने, वैसे काल में जब यह इसकी हालात खराब थी, जब इसके साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं था, तब इसका भाई भी इसके साथ खड़ा नहीं था। कहावत है, जब समय खराब होती है तो अपने भी अपनों का साथ छोड़ देती है। तो यह कहावत बाबू हुमायूं पर एकदम सूट करता है, क्योंकि जिस भाई को इसने बराबर हिस्सा दे दिया था, चाहता तो नहीं दे सकता था, क्योंकि यह शासक था, यह राजा बन गया था।
राजा उसके बाद वसीयत को चेंज कर देता, क्या कर लेता, उसका जो जिस पिता का इंतकाल हो गया था वो आकर के कब्र में से निकल करके इसको कहता है तुम गद्दी पर से हटो, नहीं कह सकता था। लेकिन हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत को माना और अपने सभी भाइयों को बराबर बराबर हिस्सेदारी दे दी। लेकिन यही भाई बाद में जाकर के विद्रोह कर देता है और इसके खिलाफ हो जाता है। आगे जानते हैं बाबू, जब हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 में, एक तो बेचारा ने सबसे पहला काम किया कि इसने अपने सभी भाइयों को बंटवारा कर दिया। उसके अलावा इसके साम्राज्य में कई ऐसे परिस्थिति थी जिसके वजह से हुमायूं को कमजोर किया गया। सबसे पहला इनका भाई लोग ही था, और दूसरा इनके कई प्रतिद्वंदी थे जो कि बाहरी रूप से थे, आंतरिक रूप से तो इनका भाई लोग था। यानी कि इसको गद्दी पर बैठते ही दो तरह के प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा। पहले आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप के प्रतिद्वंदी, यानी कि भाई जो भी था, इसको क्या हो रहा है सर, ये काहे ऐसे चल रहा है भाई। दूसरा जो प्रतिद्वंदी इसका था, वो दूसरा प्रतिद्वंदी था बाहरी प्रतिद्वंदी। बाहरी प्रतिद्वंदी, ये बाहरी प्रतिद्वंदी का मतलब, प्रतिद्वंदी का मतलब होता क्या है, यानी कि इससे प्रतियोगिता करने वाला, इससे दुश्मनी करने वाला, इसे गद्दी से हटाने वाला, वही क्या कहलाया, प्रतिद्वंदी कहलाया। तो इसके दो तरह के प्रतिद्वंदी थे। पहले प्रतिद्वंदी जो कि आंतरिक रूप से इनके घर के ही लोग थे, और दूसरे प्रतिद्वंदी जो कि बाहरी रूप से थे, जिसमें सबसे पहला आते हैं गुजरात के शासक बहादुर शाह, और दूसरे आते हैं दक्षिण बिहार के शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसे हम शेर खां के नाम से जानते हैं। शेर खां, बाद में इनका नाम पड़ा शेरशाह सूरी, पहले इनका नाम था शेर खां। आगे बताएंगे भी बाबू कि इसी शेर खां के वजह से हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा और कई वर्षों तक जीवन को एक अनजान व्यक्ति के रूप में भटक भटक के जीना पड़ा। बताएंगे इसी शेरशाह सूरी के वजह से, इसी शेर खां के वजह से। तो हम बता रहे थे कि इनके दो प्रतिद्वंदी थे। पहले प्रतिद्वंदी में आंतरिक रूप से इनके भाई लोग थे, और दूसरे प्रतिद्वंदी जो था बाहरी रूप से, इनके बाहरी रूप में सबसे पहला थे गुजरात के शासक बहादुर शाह। दूसरे प्रतिद्वंदी शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी थे। अब ध्यान रखिएगा बाबू, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन हम बता दें कि जब इनके पिता बाबर गद्दी पर थे तो उसने दो ही व्यक्ति को बख्शा था। एक तो पहला, उसने गुजरात अभियान नहीं किया। दूसरा उसने घाघरा के युद्ध में शेर खां, जिसे हम शेरशाह सूरी कह रहे हैं, उसको भी माफ कर दिया था और उससे उसका जागीर वापस लौटा दिया था। हमने बताया भी था। और यही गलती बाबर का, जिसका परिणाम आज ये है कि हुमायूं को इस दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और सबसे बड़े दुश्मन थे। जब शेरशाह गद्दी पर बैठा तो बैठते ही इसने 1531 में सबसे पहले इसने कालिंजर अभियान किया। सबसे पहले 1531 में कालिंजर अभियान में इसने वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव को पूरी तरह पराजित किया। कालिंजर अभियान में प्रताप रुद्रदेव को हरा करके यह दूसरा अभियान की तरफ भिड़ गया 1532 में। यानी कि इसका पहला सैनिक अभियान गद्दी पर बैठने के बाद पहला अभियान क्या था? कालिंजर अभियान। एक सेकंड रुकिए। कालिंजर अभियान। दूसरा था इसका 1532 में दोहरिया का अभियान।
दोहरिया का अभियान। दोनों अभियान को समझाएंगे बाबू, अभी जस्ट समझाएंगे हम। दोहरिया अभियान क्या है? दोहरिया अभियान जो गद्दी पर जैसे ही हुमायूं बैठा तो बैठते ही इश्क प्रताप रुद्रदेव कालिंजर, जो कि मालवा और चंदेरी के बीच में, मालवा और चंदेरी के बीच में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम था कालिंजर, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड के पहाड़ी पर आता है कालिंजर। और यह एक ऐसा क्षेत्र था जो कि दक्षिण भारत में प्रवेश करने का मुख्य द्वार के रूप में काम करता था। और हुमायूं गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले कालिंजर के किला को घेरा और उसका फतेह करने के बाद जब वह वापस आ रहा था तो उसको खबर मिली कि अफगान शासक लोग फिर से अपना गठबंधन कर रहे हैं और गठबंधन करके आगरा की तरफ बढ़ते जा रहा है। तब इसे रोकने के लिए हुमायूं आगे बढ़ा और दोहरिया जो कि यूपी का एक क्षेत्र है, दोहरिया यूपी का एक क्षेत्र है। इस दोहरिया नामक जगह पर गोमती नदी के किनारे, जो कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ में पड़ता है बाबू। कहां पड़ता है? लखनऊ में दोहरिया। कौन सा नदी है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे जगह का नाम है दोहरिया। इस दोहरिया में हुमायूं ने अफगान की संगठित सेना को हराया, युद्ध लड़ा और अफगान के जो संगठित सेना था उसको हराया। इस अफगान संगठित सेना में कौन कौन था? तो इसमें महमूद लोदी, दूसरा शेरशाह सूरी, ये दोनों का संयुक्त सेना था। ध्यान रखिएगा। महमूद लोदी कौन था? महमूद लोदी, आपको अगर ध्यान होगा तो जब बाबर पानीपत के युद्ध में भारत में प्रवेश किया उस समय उसने भारत के गद्दी पर बैठा लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। उसी इब्राहिम लोदी का भाई था कौन? महमूद लोदी। इस महमूद लोदी को बाबर ने कई बार युद्ध में हराया। आपको यह भी ध्यान होगा कि हमने पढ़ाया था कि घाघरा के युद्ध में भी महमूद लोदी को बाबर ने हराया था, लेकिन जब महमूद लोदी भाग गया था और भाग के चला गया उड़ीसा और फिर से अपने सेना को संगठित करने लगा। और संगठित करने के बाद जब बाबर की मृत्यु हो गई तब इसको लगा कि अब हम उसके पुत्र हुमायूं को गद्दी पर से भगा देंगे, यानी कि भारत से खदेड़ डालेंगे मुगलों को। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जैसे ही हुमायूं को पता चला कि ये लोग फिर से संगठित हो रहा है तो हुमायूं ने इसे रोकने के लिए तुरंत अपने सैनिक बल के साथ पहुंच गए और गोमती नदी के किनारे दोहरिया नामक स्थान पर इन दोनों की भिड़ंत हो जाती है, जिसमें फिर से महमूद लोदी और उसका जो साथी था शेरशाह सूरी के जो संगठित सेना था, दोनों की संयुक्त सेना हार जाती है। और हारने के बाद जो है सो फिर से महमूद लोदी उड़ीसा भाग जाता है और शेरशाह सूरी अपने किला की ओर चला जाता है, अपने किला की ओर भाग जाता है। इसमें हुमायूं की जीत होती है और हुमायूं जो है, बताएंगे बाबू, हुमायूं जो है, अच्छा एक सेकंड, एक्स्ट्रा पेज खुल गया, नहीं ठीक है, हाँ। तो इस दोहरिया के युद्ध में जब हुमायूं शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को हराता है, तब शेरशाह इनका जो है सो
कहता है कि हम आपका अधीनता मानते हैं। लेकिन अधीनता मानने से पहले 1532 में ही हुमायूं ने शेरशाह सूरी के जो किला था, शेरशाह सूरी का जो किला था उसको जाकर के 1532 में ही घेर लेता है। शेरशाह सूरी का जो किला था उसको जाकर के घेर लेता है 1532 में ही, और उसको घेरने के बाद तब शेरशाह सूरी इनके अधीनता यानी कि मुगलों का अधीनता मानता है। मुगलों के अधीनता मानने के बाद शेरशाह सूरी अपने पुत्र कुतुब खां, क्या नाम था, कुतुब खां को मुगलों की सेवा में भेजता है कुछ सैनिक बल के साथ, और कहता है कि आज से हम मुगलों का फिर से हम क्या मानते हैं, अधीनस्था मानते हैं, उनके अधीन हम रहना पसंद करते हैं। और महमूद लोदी भाग गया दोहरिया के युद्ध के बाद, फिर से उड़ीसा भाग गया और वहीं पर इनका मृत्यु हो गया। जब यह दोहरिया का युद्ध, तो ये जो दोहरिया का युद्ध था बाबू, ये दोहरिया का युद्ध में अफगान शासक महमूद लोदी और दूसरा उसका साथी था शेरशाह सूरी, दोनों जो है एक साथ संयुक्त सेना के साथ हुमायूं के साथ युद्ध लड़ रहा था। हुमायूं को ये बात पता चल गया था कि दोनों का जो सेना है सो आगरा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको रोकने के लिए ये हुमायूं पहुंच गया कहाँ, लखनऊ पहुंच करके लखनऊ में एक जगह जिसका नाम है दोहरिया, जो कि गोमती नदी के किनारे पड़ता है। इस गोमती नदी के किनारे अफगान सैनिक और मुगल सेना के बीच एक भयानक युद्ध होती है, जिसमें अफगान सेना की हार हो जाती है। और अफगान सेना की जैसे ही हार होती है, महमूद लोदी युद्ध छोड़ करके भाग जाता है उड़ीसा। और जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी यह भाग जाता है चुनार अपने किला की ओर। चुनार जो कि इसका जहाँ पे इसका किला था यह पड़ जाता है यूपी और बिहार के इलाका में, विंध्याचल पर्वत वाले क्षेत्र में। चुनार का किला चल जाता है, चुनार के किला। लेकिन हुमायूं जो था ये कहा कि देखो भाई तुम कहाँ भागेगा, तोरा आज हम छोड़ेंगे नहीं। किसको बोला, तो सबसे पहले बोला किसको, तो यह जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी को बोला, शेर खां को जो हुमायूं बोला तू भागेगा कहाँ, तोरा हम पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये तो पहले से मरल था ही महमूद लोदी, इसका ना अपना कोई राज ना कोई क्षेत्र, दूसरे के भरोसे जीवित था और दूसरे के भरोसे संगठित करके बार बार मुगलों पर आक्रमण कर रहा था। इसमें उतना क्षमता नहीं था, लेकिन क्षमतावान था। कौन था, तो शेरशाह सूरी। इसीलिए हुमायूं बोला देख तोरा इस बार हम पीछा छोड़ेंगे नहीं, तू जत्ता जाएगा उतना जाएंगे हम। और इसका पीछा करते करते सितंबर 1532 में हुमायूं सितंबर 1532 में पहुंच जाता है चुनार के किला पर और उसको घेर लेता है। चुनार के किला को क्या करता है, घेर लेता है। घेर करके लगभग 2 महीने उस चुनार के किला को घेरे रहता है। और जब तक शेरशाह हुमायूं के बात को नहीं मानता है, यानी कि हुमायूं के सामने नहीं झुकता है, तब तक हुमायूं वहां से वापस जाने का नाम नहीं लेता है। इसी बीच में हुमायूं को शेरशाह ने कहा कि हम मुगलों का जो अधिपात होता है उसको मानते हैं और हम मुगल की अधीनता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और यही नहीं, हुमायूं ने कहा कि आज के बाद हम विद्रोह नहीं करेंगे। इसके लिए हुमायूं ने अपने पुत्र कुतुब खां को, क्या नाम था उसके पुत्र का, कुतुब खां को मुगलों की सेवा में भेजा कुछ सैनिक बल के साथ, ताकि इस बात से प्रमाणिकता मिल जाए कि अब क्या कहते हैं, शेरशाह अब जो है सो विद्रोह नहीं करेगा।
इसी समय जब हुमायूं वापस आ रहा था, यानी कि चुनार के किला को फतेह करके, दोहरिया का युद्ध जीत करके वापस फिर से अपने आगरा की ओर आ रहा था, तब उसी समय उनको एक खबर मिली। खबर यह मिली कि जो उसका दूसरा सबसे शक्तिशाली दुश्मन यानी कि उसका प्रतिद्वंदी था, गुजरात का शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर क्या किया है, आक्रमण कर दिया है और चित्तौड़गढ़ को घेर लिया है। यानी कि चित्तौड़गढ़ को घेरने का मतलब हो गया कि मुगलों के क्षेत्र में प्रवेश कर दिया। जब यह बात हुमायूं को मालूम चला, हुमायूं जो है सो अपने सैनिक बल के साथ रवाना हो गया चित्तौड़गढ़ के किला की ओर। लेकिन इससे पहले हुमायूं ने जब वापस वह आ रहा था शेरशाह से युद्ध करके, चुनार के किला जीत करके, तब उसी बीच में उसने दिल्ली गया और दिल्ली जाकर के 1533 में, ध्यान रखिएगा बाबू आप लोग, यानी कि 1533 में, 1532 में इसका युद्ध हुआ, दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ और सितंबर 1532 में ही इन्होंने चुनार का किला फतेह किया, यानी कि चुनार के किला को घेरा और हुमायूं को, शेरशाह को अपने सामने झुकाया, उसको अधीनता स्वीकार करवाया। और 1533 में जब यह वापस आ रहा था, तब वापस आते समय इसने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की, जिसका नाम था दीनपनाह नगर की स्थापना की और इसी को अपना राजधानी बनाने का सोचा, दीनपनाह नगर को ही। और इसी दीनपनाह नगर में ही इसने एक लाइब्रेरी खोला था जिसका नाम था शेर मंडल। याद रखिएगा नाम, इस शेर मंडल का जिक्र आएगा बाद में। शेर मंडल लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, इसका नाम याद रखिएगा शेर मंडल का। हम फिर लास्ट में जिक्र करेंगे जब हुमायूं को हम अंत करेंगे, यानी कि इसका चैप्टर क्लोज करेंगे, तब हम इसका जिक्र करेंगे शेर मंडल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब यह दिल्ली से बढ़ा चित्तौड़गढ़ की ओर, कहानी पे वापस आते हैं हम। चित्तौड़गढ़ जब यह चुनार जीत कर गया तो इसको खबर मिली कि जो बहादुर शाह है वह चित्तौड़गढ़ के किला पर आक्रमण कर दिया है, उसको घेर लिया है। जानते हैं बाबू, इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक बहुत अच्छा कहानी है कि जो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, महारानी कर्णावती ने, जो कि राणा सांगा की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी राणा सांगा का, ठीक है। राणा सांगा ध्यान होगा आप लोग को, वही राणा सांगा जिसने बाबर के साथ खानवा का युद्ध किया था, उसी राणा सांगा का। चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ दोनों बराबर ही है, दोनों का नाम सेम ही है, ठीक है, इस बात पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, महारानी थी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी पत्र के साथ, और कहा था कि हमें सुरक्षित कीजिए, यानी कि हमें बचाइए। आपको ध्यान होगा कि चित्तौड़गढ़ जो है बाबू, इसको पहले ही खानवा के युद्ध में बाबर जीत चुका था मेवाड़ को, और मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर लिया था। अब बहादुर शाह जैसे मेवाड़ को घेरा, यानी कि चित्तौड़गढ़ को घेरा, तो यह कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र में प्रवेश करने, यानी कि इसको ललकारने जैसा हुआ। जैसे ही यह बात बोले हुमायूं को पता चला, हुमायूं अपने सेना बल के साथ पहुंच, और ऐसा कहानी भी है कि महारानी कर्णावती ने इनको इनवाइट किया, इनको बुलाया और राखी भेजा, जिस वजह से हुमायूं बहादुर शाह से युद्ध करने के लिए पहुंच गए, अपनी सेना के साथ निकल पड़े। और दोनों का सेना, यानी कि बहादुर शाह का सेना और हुमायूं का सेना
मंदसौर नामक जगह पर, जगह का नाम क्या था, मंदसौर नामक जगह पर आमने सामने आ जाती है 1535 से 36 में, 35 से 36 में। इसमें डेट काल खंड में प्रॉब्लम है क्योंकि कालखंड इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन 1535 से 36 आप लोग को ऑप्शन में 100% रहेगा। ठीक है, तो 1535 से 36 के आसपास मंदसौर नामक जगह पर बहादुर शाह और हुमायूं का जो सेना था आमने सामने आ गया मंदसौर नामक जगह पर, जिसमें बहादुर शाह की सेना बहुत बुरी तरह से पराजित हो गई। और जैसे ही बहादुर शाह की सेना पराजित हुई तो मुगल सेना में यानी कि मुगलों में एक नया क्षेत्र जुड़ गया जिसका नाम था चंपनेर व मांडू, जो कि गुजरात शासक के अधीन आता था। और गुजरात शासक हार गया, यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि उस समय गुजरात भी मुगलों के अधीन आ गया। गुजरात भी मुगलों के अधीन आ गया और इस मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह का पराजित हुआ और हुमायूं का जीत हुआ। तब जीत के बाद जब हुमायूं वापस दिल्ली आता है तो वह कुछ दिनों तक शांत बैठ जाता है, यानी कि मंदसौर के युद्ध में हुमायूं इतना लूटपाट करता है, इतना धन को अर्जित करता है, इतना धन लूटता है कि उसको अब लगता है कि अब तो भाई पैसा सफिशिएंट है, अब मेरा कोई विरोधी भी नहीं है। उधर शेरशाह सूरी को हम झुका लिए अपने साथ, उधर गुजरात के शासक को हम हरा दिए, अब मेरा कोई विरोधी भी नहीं है। अब यह चुपचाप बैठ जाता है, आकर के अपने राजधानी में जो पैसा लूट करके लाया था उसका लुत्फ उठाता है, यानी कि शांत हो जाता है। इसे लगा कि इसका कोई विरोधी नहीं है। लेकिन बाबू उधर जिस शेरशाह को इसने छोड़ के आया था वह शेरशाह फिर से खुद को मजबूत करने में लगा हुआ था। और शेरशाह फिर से खुद को मजबूत करने में लगा हुआ था और हुमायूं को हराने के लिए कई सारा संगठन बना रहा था, खुद को संगठित कर रहा था। कौन? शेरशाह। देखिए आपको बता दे बाबू, ये गलती जो है हुमायूं के पिता ने भी किया था कि शेरशाह को बार बार छोड़ दिया, और वही गलती फिर से हुमायूं भी दोहरा दिया। कब? जब चुनार के किला को घेरा और जब चुनार के किला को घेर करके उससे संधि करके वापस आया। ये गलती हुमायूं ने भी किया, बात समझ रहे हैं? तो हुमायूं उधर मजबूत हो रहा था और शेरशाह उधर मजबूत हो रहा था और हुमायूं जो है सो मौज मस्ती में भिड़ा हुआ था, यानी कि जीवन का लुत्फ उठा रहा था। बात समझ रहे हैं? तो उसको लगा कि अब कोई मेरा अथी नहीं है। बात आती है 1537 की, 1537 के। 1537 में जो शेर खां था यानी कि शेरशाह, उस शेरशाह ने फिर से विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके फिर से अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। और अपना क्षेत्र बढ़ाने के क्रम में जो शेरशाह था वह गौर वंश के शासक के अधीन चला गया, गौर वंश के पास चला गया, यानी कि बंगाल चला गया। बंगाल जाकर के बंगाल को लूटना शुरू कर दिया। कौन? शेरशाह। जब यह बात पता चलती है हुमायूं को, तो हुमायूं फिर से दिल्ली से निकल पड़ता है अपने सैनिकों के साथ और पहुंचता है चुनार। वही चुनार जो कि शेरशाह की राजधानी थी और शेरशाह का क्षेत्र था, शेरशाह का किला था। फिर से चुनार के किला को घेरता है, घेर करके इसको लगभग 6 महीने तक इस चुनार के किला को घेरा रखता है। तब तक इधर शेरशाह
बंगाल को लूट करके एकदम अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है। 6 महीने तक घेरा रहता है। अंततः चुनार के किला जीतने के बाद, तब जो हुमायूं था, हुमायूं बढ़ता है बंगाल की ओर। इसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे? शेर शाह के पीछे पीछे पहुंचता है बंगाल की ओर। बंगाल जब जाता है तो बंगाल जाने के क्रम में वह बंगाल जाते ही बंगाल के जो धन संपदा था उसको देख करके वह इतना विलीन हो जाता है कि खुद को वहीं 6 महीना तक रोक लेता है और मौज मस्ती करने लगता है। मौज मस्ती मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग क्या होता है? एकदम क्या कहते हैं उसको हमारे आम भाषा में, कि मौज मस्ती में खुद को विलीन कर लिया, जिसमें उसको ये भी खबर नहीं रही कि उसके साम्राज्य में क्या हो रहा है और वह किसका पीछा करते आया। जो हुमायूं था वह बंगाल में जाकर के रुक जाता है और 6 महीने तक रुका ही रहता है, वहां एकदम मस्ती करता है। वापस से शेरशाह जो था वह अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देता है, काफी मजबूत करना शुरू कर देता है। जब हुमायूं बंगाल से वापस आ रहा था, यानी कि बंगाल से हुमायूं वापस आ रहा था, तब इसी शेरशाह ने हुमायूं की सेना को चौसा नामक स्थान पर, एक सेकंड, चौसा नामक जगह पर जो शेरशाह के जो सैनिक थे वो हुमायूं की सेना को क्या कर लेता है? घेर लेता है। चौसा, वही चौसा जो हमारे बिहार में पड़ता है। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, बहुत फेमस है बाबू। यही चौसा का युद्ध था जहां पे हुमायूं को घेर लिया जाता है 1539 में। किसके द्वारा? तो शेरशाह यानी कि शेर खां के सैनिकों के द्वारा, शेर खां के सेना के द्वारा घेर लिया जाता है। इस युद्ध में जब घेरा गया, चौसा जो है बाबू यह गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है चौसा, यानी कि अभी के समय में बक्सर के आसपास, बिहार के बक्सर के आसपास चौसा है। आपको हम फोटो भी दिखा सकते हैं, एक सेकंड रुकिए। चौसा युद्ध स्थल, ना इस पर नहीं आएगा, रुको गूगल पे जाते हैं। क्या सर्च हो रहा है भाई? चौसा युद्ध स्थल, देखिए ये जो आप देख रहे हैं यही चौसा है बिहार के
बक्सर के आसपास यह क्षेत्र है, इसका नाम है चौसा। इस यहाँ पे लिखा हुआ है द बैटल ऑफ चौसा, यानी कि जो युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में जो युद्ध हुआ था, चौसा नामक जगह पर यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन शेरशाह ने हुमायूं की सेना को घेर लिया था। इस युद्ध में बाबू, इस युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, क्योंकि हुमायूं की सेना 6 महीने से युद्ध का कोई अभ्यास नहीं कर रहा था और पहले से थका हारा हुआ था। साथ में जिस समय में यह युद्ध हुआ वह समय बिहार में मानसून का था, यानी कि बाढ़ और बरसात का क्षेत्र था, जिस वजह से जो हुमायूं का सेना था वह बीमार पड़ने लगी थी। बारिश और बाढ़ के वजह से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी और युद्ध का अभ्यास नहीं कर रहा था। इधर शेरशाह की जो सेना थी वह पहले से तैयार बैठी हुई थी और हुमायूं की सेना पर भारी पड़ गई। इस वजह से हुमायूं की सेना हार गई। हुमायूं की सेना हारी ही नहीं बाबू, हुमायूं को भागना पड़ा। इस युद्ध में गंगा नदी में कूद करके हुमायूं को भागना पड़ा। जब गंगा नदी में कूदा तो कूदने के बाद अपने घोड़ा समेत हुमायूं जो है सो गंगा नदी में कूद गया। जब वह कूदा तो उसको एक व्यक्ति ने बचाया, एक नाविक था, मछुआरा जिसको शायद कहते हैं, वह उसको बचाया, जिसका नाम निजाम था। क्या नाम था? निजाम नाम था। सर जब चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया तो उस भागना शुरू कर दिया और भागने के क्रम में वह गंगा नदी में कूद गया। कूदकर जब उसको तब कूदने के बाद उसको एक नाविक ने उसको बचाया। बचाने वाला व्यक्ति का नाम था निजाम। क्या नाम था? निजाम। और जब यह हुमायूं दिल्ली पहुंचा तो इस निजाम को कहा था कि मांगो तुम क्या मांगते हो। तो यही निजाम है जिसने खुद को एक दिन का शासक बनने का नाम कहा। और इतिहास में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने एक दिन का मुगल बादशाह, यानी कि एक दिन का उसको राजा बनाया गया था। तो निजाम था। और यही व्यक्ति निजाम ने ही चमड़े का सिक्का भी चलाया था। चमड़े का सिक्का भी चलाया था, ऐसा है इतिहास में लिखा हुआ। और ऐसा कहानी भी है। इसमें तो बहुत सारा रोचक कहानी है। जब कूदा हुमायूं नदी में तो हुमायूं जब उसको बोल रहा था कि मैं सम्राट हूँ, मैं मुगल सम्राट हूँ, बगलोला जो था वो क्या नाम है, निजाम, वो मानता ही नहीं था कि तुम सम्राट हो। उसको इस बात का विश्वास ही नहीं होता था। समझ रहे? बहुत सारा कहानी था। हालांकि चौसा के युद्ध में जो है सो हार गया हुमायूं और हार करके वापस फिर से चला गया दिल्ली, भाग गया। उसके बाद 1540 में चौसा का युद्ध का बदला लेने के लिए जो हुमायूं था वापस आया शेरशाह से युद्ध करने के लिए। कहाँ? कन्नौज यानी कि बिलग्राम नामक जगह पर, कन्नौज यानी कि बिलग्राम नामक जगह पर आता है और यहाँ पर युद्ध करता है शेरशाह सूरी से और पुनः पराजित हो जाता है। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी से हुमायूं पराजित हो जाता है, जिसके बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, कब यह युद्ध हुआ था? 1540 में, यानी कि 1540 के कन्नौज के युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद, युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भागना पड़ा, वापस हुमायूं को जाना पड़ा और भाग करके वह भारत छोड़ दिया। इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर एक नए शासक आता है जो कि शेरशाह सूरी रहता है। शेरशाह सूरी सूर वंश का स्थापना करता है
दिल्ली के गद्दी पर, जिसके आगे के क्लास में जिसका हम जिक्र करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसमें क्या सुधार होगा इसको आप हमें साझा कीजिए। धन्यवाद।